मरकटासन का तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाहिने पैर को उठाएंगे और बाईं ओर लेकर के जाएंगे, जितना हो सके ऐसे ही बाएं पैर को उठाएंगे, दाहिने ओर। पहले तो ऐसे धीरे धीरे करना, बाद में तेजी से आगे जाएंगे ना, खड़ा होगा तो मेरा का फैट भी कम होगा, बढ़ेगी और वेट कम होगा। कारण ओबेसिटी है। जो कैंसर के सेल है ना, कैंसर सेल्स की खुराक है पोल्यूशन, बीड़ी सिगरेट शराब और ये फैट सेल। हाँ, हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, ये कैंसर की खुराक है। खराब चीजें खाता है कैंसर, क्योंकि राक्षस। आपको अभी हमने मरकटासन कराया, थोड़ी देर शवासन करेंगे। तो मैं कह रहा था डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा कैंसर का भी कारण है। बाकी मोटापे से हार्ट की कमजोरी, शुगर, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, डिप्रेशन, ये सब तो है। आयु कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, साह कम हो जाती है। दोनों का थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर आंखें बंद करता है, थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स कर देता है। शासन के साथ अपने स्वरूप योग चित्त वृत्ति सदा स्वरूपी अवस्था, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम्, योगो हि समाधि, योगः समाधि, सहज होना मेरे शासन के साथ हम सिद्ध करते हैं। प्राण माध्यम बन जाते हैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में पूर्णता है, ज्ञान की पूर्णता है, संवेदना की, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रकाश की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता के रूप, समता के योग कर्माणि बुद्धि युक्तो जहाँ ये हुई सिद्ध तस्मात् योगाय योग कर्म कौशल तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरात् इंद्रिय धारणा प्रमत्त सदा भक्ति योगो ही अभवात्। युद्धाहार विहार से ऐसे शासन के साथ पूरे देह साक्षी होकर के शिथिल छोड़ देते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शवासन हो जाता है, दोनों हाथों को उठाई आपस में गणिए, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा बाएं कमर लेते हुए बैठे। किसी को नींद आ गई है तो उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार ओम बोल दो, अब आपको आसनों के बाद प्राणायाम बताते हैं। सिद्धासन या सुखासन में ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उपयोगी है प्राणायाम। ये प्राण विद्या ही मूलतः योग विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या है। प्राण और प्रणव की अनंत महिमा है हमारे शास्त्र में।
अब ऐसे लंबे सांस लेने मात्र से हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती है और कैलोरी बर्न होती है। ये कैंसर से लेकर के तमाम रोगों में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई रोग है, लंबे सांस लेने और छोड़ने मात्र से आपको ऑक्सीजन अधिक मिलता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में मैं बार बार कहता हूं लगभग 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हो। डीप ब्रीदिंग में आप 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हो, तो 10 गुना तो आपकी शक्ति ऐसे बढ़ गई। और ये देखा गया है इस दुनिया के जिन भूभागों में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, जहां शुद्ध हवा मिलती है लोगों को, वहां लोगों का जीवन लंबा होता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती। तो ऐसे बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर सकते हैं। जिनका मध्यम बल है वो मध्यम गति से, और जो बलवान है वे ऐसे तीव्र गति से 10 से 5 मिनट। ये भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति, 1 सेकंड में एक बार। भस्त्रिका और कपालभाति सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, किसी एक गति का चयन करने अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब देखिए, मैं अभी आपको मोटापा के पैकेज के अंतर्गत बता रहा था कि 14 अभ्यास आसनों के और 6 अभ्यास प्राणायाम के, और योगाभ्यास करते समय भगवान का, भगवान की शरण, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्राणायाम भगवान की शरणागति में करें। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जैसे जिसका सामर्थ्य और इच्छा हो वैसा है। आपको एक और सुंदर भजन, बेटी सुधा जो बहुत सुंदर सेवा करती है, झारखंड से लेकर के जहां उसको सेवा में लगा, हमारे पूरे देश भर में लाखों कार्यकर्ता उनके रूप में भाई बहन निस्वार्थ निष्काम सेवा देते हैं। यहाँ की बिहार में भी भाई अजीत जी से लेकर के कि हमें योग करना है और योग कराना है, और इसी से ही सबके जीवन में दिव्यता को लाना। स्वास्थ्य तो मिलेगा, मोटापा तो घटेगा। मोटापा का घटना, रोगों का मिटना, ये तो योग का पहला चरण है। डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ड्रग एंड वायलेंस फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य प्रज्ञा से, दिव्य प्रेम से, दिव्य पुरुषार्थ से, दिव्य सत्ता, दिव्य सफलता, दिव्य ऐश्वर्य से, दिव्य सुख, शांति, आनंद से हम जुड़ जाते हैं। ये है योग की बड़ी उपलब्धि। कपालभाति ऐसे लय के साथ थोड़ी देर कीजिए। एक राउंड इसका लगभग 5 मिनट का होता है। 5 मिनट तक ऐसे, जो बच्चे ऐसे करेंगे वो बलवान बनेंगे, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेंगे, वो प्रज्ञावान बनेंगे, उनकी मेमोरी बहुत शांत होगी, आईक्यू लेवल बहुत ऊंचा होगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, मस्तिष्क बहुत तीव्र हो जाता है, चाहे छोटे बच्चे कर ले या जवान कर ले।
ये मेरा अनुभव है, ये सब महापुरुषों का अनुभव है। श्री अरविंद ने 2-2 घंटे प्राणायाम किया, 2-2 घंटे, और उनकी प्रज्ञा इतनी तीव्र हो गई, वो स्वयं कहते हैं कि मेरे भीतर एक अपने आप प्रकाश हो, जैसे गीता में कहा है, सर्वद्वारेषु दिव्यस्मिन् प्रकाश उपजायते ततक्ष्यति प्रकाशावरणम्। प्रकाश ही प्रकाश, जीवन का सारा अंधेरा छट जाता है, शरीर निरोग हो जाता है, तन पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ जाता है, और हम आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने के पथ पर आगे बढ़ते हैं। सारी सफलताएं हमारे कदम छूने लगे। बच्चों को भी करना है, जवानों को भी करना है, बड़े बुजुर्गों को भी करना है। स्वास्थ्य मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगी, असमंजस्य, उलझन, कंफ्यूजन, शक, संदेह, सब प्रकार के दुखों से, द्वंद्वों से परे जाएंगे। कपालभाति करते जाएंगे, रुकना नहीं है, लय के साथ करना मेरे साथ साथ। ये भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्दी, शिव प्राणायाम तो सबको करने ही करने। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्दी। आइए एक अनुष्ठान की तरह कीजिए प्राणायाम, सीधे बैठ के। लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियास के लिए, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के लिए, गॉलब्लैडर के लिए, किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, डायबिटीज की बीमारी, गैस, कफ, एसिडिटी की बीमारी, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, खून की कमी, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, ओबेसिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मूत्र रोग, धातु रोग, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन B12 आदि की डेफिशिएंसी, फिर गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, पेनक्रियास में स्टोन, आजकल तो कई जगह स्टोन होने लगे, फिर कई प्रकार के ब्लॉकेज, हाथों में, पैरों में भी आजकल ब्लॉकेज होने लगे, हार्ट में तो ब्लॉकेज होते ही, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, किसी भी तरह की कहीं पर भी शरीर में कोई बीमारी है, माने लीवर, किडनी, आंतों से लेकर के पेनक्रियास से लेकर के फेफड़े, हार्ट से लेकर के उस पूरे सिस्टम को क्लीन कर देता है कपाल, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के पूरे सिस्टम को ऊर्जा से भर देता है। बहुत जबरदस्त है कपालभाति।
ऐसे 5, 10, 15 मिनट तक करना है। फिर ऊंचाई, गले को टाइट करके सांस अंदर भरेंगे, भर करके रोक के रखेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर चलेंगे। ये भी 3, 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड क्योर हो जाता है? मोटापा के 3-4 बड़े कारण। एक तो जेनेटिकली मोटापा होता है, दूसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग, ये मोटापा का बहुत बड़ा कारण है। कम मेहनत करना, ज्यादा खाना, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग। फिर अस्त व्यस्त जीवन से सोने का, जागने का, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं लाइफ का, उससे बीमारियां, मोटापा होता है। किसी भी कारण से मोटापा हो, किसी भी कारण से कोई भी बीमारी हो, योग करो, सब कारणों का निवारण होगा। और जहां होगा योग, वहां नहीं टिकेगा कोई योग। ऊंचाई, गले को टाइट कर दो। धीरे धीरे छोड़ना। ये ऊंचाई 3, 5, 7 बार करना है गले और थायराइड के लिए। क्योंकि ओबेसिटी का एक बड़ा कारण मैंने थायराइड होता है, जेनेटिक में होता है, डायबिटीज और ईटिंग और गलत दिनचर्या से। अब अनुलोम विलोम कीजिए, ये बहुत जरूरी प्राणायाम है। इससे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नारी, अष्ट चक्र 9 द्वार, पंच कोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। ऐसे सीधे बैठ करके वायुवेगा में हाथ रख करके ही करना। ये हाइपरटेंशन को क्योर कर देता है, हार्ट की प्रॉब्लम को, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्योर हो जाता है। नया जन्म मिल जाता है। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म मिलता है योग से। करना सबको करना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी बड़े दायित्व में, बड़ी जिम्मेदारी, चाहे जुडिशरी में, चाहे ब्यूरोक्रेसी में,
चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, नगरपालिका में है, बच्चे हैं, जवान हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, सबको स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। ये अनुलोम विलोम करेंगे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल डाउन आ जाएगा, बीटा एंडोर्फिन इनकैफ्लिन अच्छा हार्मोन्स बढ़ जाएगा। हाँ, कभी बुरा विचार आएगा ही नहीं, बुरी भावना, जब बुरा विचार बुरी भावना होगी नहीं तो बुरा कर्म कैसे करेंगे? जो बहुत जरूरी है ये प्राणायाम। मैंने कहा ना, लोअर कॉन्शियस से नेगेटिव कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस डिवाइन कॉन्शियस में होगा, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसीलिए इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। सारी नाड़ियों सारी अस्तित्व की शुद्धि कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सबको करना चाहिए। इससे जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। और आइए भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, सत्य की, धर्म की, न्याय की, पुरुषार्थ और परमार्थ की, योग यज्ञ की शरण में हमें रहना है। इस भाव के साथ आइए, एक बार आप भी मिल करके गाएंगे तो आपको प्रेशर भी हो जाएगा, अंदर की शक्ति जाएगी। भगवान से प्रार्थना करना, कभी ना दूर प्रभु चरणों से, आप आपकी चरण शरण में रहेंगे। शांत हो जाता, अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर देखो ये ब्राह्मण, पहले उंगली माथे पर, शीश से सब कान अंगूठे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, ऐसी कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। अपने आप ध्यान लग जाता है। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, आज्ञा चक्र में जैसे सूर्योदय होता है, एक ऐसी ज्योति दिखती है, उस आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ समाहित। आइए
ऐसे 3, 5, 7 बार, जितना समय वो अधिक बार कर सकते हैं। योगीत प्राणायाम, भ्रामरी उठकी, जितना समय उतना करना, कम से कम 3 बार करना। दोनों हाथों को कर देना मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास करेंगे, भ्रामरी के बाद योगीत प्राणायाम करेंगे। मौन हो जाते हैं, थोड़ी शांत ध्यान करना इस बात का कि सब कुछ सोचने विचारने की शक्ति, सारी संवेदना, सारा सामर्थ्य, ये पिंड ब्रह्मांड, सारे संबंध, सारे सुख, सारा ऐश्वर्य सब भगवान का दिया, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। भगवान का सब कुछ मान करके भगवान की शरणागति में यही ज्ञान, यही ज्ञान योग सहज योग, यही सहज समाधि जीवन में। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए ओंकार के साथ एकाकार हो जाते, दोनों हाथों को उठा लेते, आपस में करते, दोनों हाथों की कर्म भगवान में स्थान की डोरी नहीं, 3 डोरियां ऊपर से देखो, ये मस्तिष्क में ज्ञान की डोरी, हृदय में श्रद्धा की डोरी और हाथों में अकर्मण्यता। जो अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता से मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है और उसको अपने भीतर ही भगवान मिल जाते हैं। जब अज्ञान मिटा, अश्रद्धा मिटी, अकर्मण्यता मिटी, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, सब योग उसके सिद्ध हो जाते हैं। ये मैंने आपको योग का एक बड़ा पहलू कहा। अब पैरों के सामने छोड़ देना। अब ऐसे एक आसन में भी बैठने का आपका अभ्यास रहना चाहिए। आज आपको अभी एक विशेष योग का अभ्यास करवाना है, मोटापा के लिए। अब डायबिटीज के लिए योग बताए, फिर मेरुदंड के लिए योग बताए, थायराइड के लिए, अलग अलग रोगों के हिसाब से योग बता रहे हैं आपको आज, जिससे कि आप योग के आसनों का, योग की क्रियाओं का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार करके अपनी बीमारियों पर आप विजय पा सकें। हमारा संकल्प है, हम समझौता ना करें मोटापे से, समझौता ना करें बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी से, और लाचारी के साथ जिंदगी को ना जिए। योग जैसी विद्या होने के बाद हम बीमार रहें, लाचार रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलो अब बैठ जाओ वज्रासन, पैर मोड़ करके बैठ जाते, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, अंगूठी के पास अंगूठा। ये हो गया वज्रासन। क्या नाम है बोलो? ये तो बहुत सरल है, घुटने सामने मिल गए, एड़ियां
प्रहार समझे। वज्रासन में जो ना बैठ पाए इस सुखासन में ही बैठ के कर लेंगे। अब डायबिटीज के लिए भी आपको 10 अभ्यास बताएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये मंडूकासन 10 अभ्यासों में एक अभ्यास भी आपने कर लिया तो भी डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात आपसे कह रहे हैं। खाली खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, गिलोय का काढ़ा पी लो और मधुनाशिनी ले लो। यह 10 आसन तो बहुत दूर की बात है, एक ही आसन कर लो, मंडूकासन, अंगूठा अंदर, अंगुलियों को मुट्ठियां बंद। वैसे मैं आपको 10 बताऊंगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और छाती घुटनों से लग जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी, पेट और पेनक्रियाज इससे पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। पेट को पूरा अंदर दबाना, अंगूठा अंदर की ओर। फिर वापस कुछ तो तुरंत वापस आ जाते, रुका करे थे तभी तो पेट और पेनक्रियाज पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। बहुत जबरदस्त है ये मंडूकासन। ऐसे एक एक आसन को 2-3 बार से लेकर के 5 और 10 बार कर सकते हैं। फिर वापस आना। ऐसे इतनी देर कम से कम रुका करो, धीरे धीरे आधा से 1 मिनट तक एक आसन में रुकने का अभ्यास करना चाहिए कम से कम। बाएं हाथ नीचे देना, मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। ये डायबिटीज के अलावा पेट के लिए गैस, दस्त, एसिडिटी, पेट तो ज्यादातर लोगों का खराब रहता है, पेट अपसेट रहता है। पेट अपसेट तो लाइफ अपसेट। बोले बाबा जी जिंदगी सेट नहीं है, बिजनेस सेट नहीं है, पेट सेट नहीं होगा तो जिंदगी सेट नहीं होगी। ये पेट और पेनक्रियाज के लिए। कुछ समझ में आया? क्या नाम है इसका? मंडूकासन। क्या नाम है बोलिए? ये मंडूकासन पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए बहुत जबरदस्त है। आपको ऐसे पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए 10 आसन बताने हैं। ये एक एक आसन को 2 बार से लेकर के 5 और 10 बार आप कर सकते हैं। अब दूसरा अभ्यास शशक आसन। क्या नाम है बोलो? शशक आसन। शशक बोलते हैं खरगोश को। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। खरगोश जैसी स्थिति बन जाती है, जिसमें खरगोश जैसी बन जाए स्थिति हो। शशक आसन ऊंट जैसी स्थिति बन जाए, उष्टासन चक्र जैसी स्थिति बन जाए, चक्रासन सांप जैसी स्थिति बन जाए, सर्पासन, भुजंगासन। श्वास बाहर छोड़ो, आगे गिर जाओ, देने को माथा नीचे गिर जाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और पार्श्व भागों से इस बगल से नीचे ले आइए। अब पैर सामने खोल लीजिए। प्रयास करेंगे जो बैठ सके वो पद्मासन में बैठे।
और जो पद्मासन में न बैठ सके वे सुखासन में बैठ करके आगे झुकेंगे, बाएं हाथ श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे, नाभि की धड़कन महसूस। ये पेट और पेनक्रियास के लिए बहुत जरूरी आसन है। किसके लिए? पेट और पेनक्रियास के लिए। पेट अपसेट है, गैस का एसिडिटी, जब देखो तभी लोग जो है गैस छोड़ते रहते, ऊपर से नीचे से, फिर एसिडिटी होती है। बाथरूम में जाते हैं तो आधा आधा एक एक घंटा लगता रहता है, वही चक्कर मारते रहते सुबह से शाम तक, जैसे कुछ खो गया होगा। पेट साफ ही नहीं होता है। तो कुछ कहते हैं बीड़ी पीते, गुटखा खाते हैं, किस लिए? बोलो इससे जो है ना वो पेट साफ हो जाता है। ये गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करते हैं, गुटखा खाते, खराब आदत डाल लेते थे। सुबह सुबह कपालभाति और ये मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, पेट एकदम सेट रहेगा। श्वास बार छोड़ के आगे झुक जाएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकाएंगे। इधर ये सुरती बहुत खाते हैं ना, जिसको देखो अभी मत करना है कार्यक्रम, जिसको देखो वही मार रहा है। ये गलत काम नहीं करना, आज के बाद कोई सुरती नहीं खाएगा। गुटखा सुरती, तो सुरती तो हमें वो भगवान से लो लगने को बोले सुरती लग गई इसकी। अब ये तो ये सुरती ये लगा रहा है। सांस बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, थोड़ी जमीन पर टिक जाए। फिर वापस ऐसे 2-3 बार इसको कर लेना। पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत जबरदस्त है ये। फिर हाथ पीछे रख करके भी कर लेते हैं। फिर वापस योग मुद्रा, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, 5 आसन बैठ के बताएंगे, फिर 5 आसन लेट करके बताएंगे। जिनको भूख कम लगती हो ना तो 1 मिनट ये कर लिया करो। देखो ऐसे हाथ रखो, और अभी भूख लगेगी कड़ाके की, लेकिन खाने को भी नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त है। जिनको भूख कम लगती है तो डाइजेशन के लिए, अपचन के लिए, भूख अच्छी लगे उसके लिए ऐसे उत्थित पद्मासन कर लो। श्वास अंदर भर के उठ जाओ, और उठ करके रुक जाना, नीचे नहीं आना जब तक मैं ना नहीं बोलूं। ऐसे उठो, थोड़ी देर रुको, तभी तो भूख लगेगी। ये जवान बच्चे कर लिया करो, भूख जबरदस्त लगेगी। गैस का, एसिडिटी, पेट की गड़बड़ी सब खत्म। ऐसे कितनी देर रुकना? आप तो सभी नीचे आ गए। 1 मिनट रुकना, अभी तो आधा ही मिनट हुआ था। ये बहुत जबरदस्त भूख लगाने के लिए। अगर मयूरासन कर लेना तो बताया था पहले, पैर सामने खोल लीजिए। अब पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत जबरदस्त आसन है। इसका नाम है वक्रासन। क्या नाम है बोलिए? दाहिना पैर मोड़िए, बाएं पैर सीधा, इसका पंजा ऐसे बना हुआ। अब ये दाएं पैर मुड़ा हुआ है, राइट लेग को बेंड करके रखा, बाएं हाथ ऐसे डाल और ऐसे घुटने के पांव से पैर को पकड़ कर और ऐसे घूम जाओ पूरा। बहुत जबरदस्त है। पीछे देखो, कंधे के ऊपर से योगाभ्यास से एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील।
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जीवन का सूत्र है विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। आप जो एक बार निर्णय करें उसमें ठहर जाए, टिक जाए, पैर सीधा। अब दूसरी ओर देखो, इससे अपने आप ही आप देख रहे हैं पेट के लिए, पीठ के लिए कितना जबरदस्त व्यायाम हो रहा है। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मोड़ते हुए, ये डायबिटीज के लिए पूरा पैकेज दे रहे हैं आपको। पूरा घूम जाते हैं। पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत जबरदस्त। अब बाएं पैर मोड़ लेंगे, दाहिना उसके ऊपर, गोमुखासन। जो पैर ऊपर लेंगे, दूसरा हाथ पीछे से लेंगे और पीछे से हाथों को ऐसे पकड़ते हैं। धीरे धीरे नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं और फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाती है। ऐसे आधा 1 मिनट तक रुक सकते हैं, फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरी ओर से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर ऊपर से। जिनका शरीर मोटा है, भारी है, ऐसे ही पैर मोड़ के बैठ जाएं। जिनका शरीर पतला है तो ऐसे पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, दूसरे पैर को भी ऐसे खींच के रखें। वैसे बैलेंस वेट कितना होता है? जितनी इंच आपकी हाइट उतना वेट होना चाहिए। आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो कितना वेट होना चाहिए? 12 बजे 60 और 5 65। उससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। ये वेट का बैलेंस होता है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा पीछे। बीपी शुगर का तो पता है आपको कि बीपी जो है 80 120, शुगर खाली पेट 100 से नीचे खाने के बाद, खाली पेट 100 से नीचे खाने के बाद भी 125 तक, बस इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। वैसे 100 से नीचे रहे तो आइडियल मानी जाती है। बीपी, शुगर, ओबेसिटी, फिर अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। योग से सब कुछ बैलेंस होता है। ये अभ्यास हुआ गोमुखासन के 5 अभ्यास। बैठ करके, फिर लेट करके, लेट जाओ, लेट करके। पेट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास, पेनक्रियास के लिए भी पवन मुक्त आसन। दोनों हाथ के गुरु को इंटरलॉक कर लें। सांस को बाहर छोड़ करके पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, घुटनों को दबाएंगे, छाती सरकाएंगे, सिर उठा करके नासिका लगाएंगे। ऐसे आधा से 1 मिनट तक कर सकते हैं। फिर अगले अभ्यास पेट के लिए और पेनक्रियास के लिए, ऐसी कंप्लीट हेल्थ के लिए भी, फिटनेस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे हैं। दोनों पैरों को मिला करके 30 डिग्री को उठा देंगे। उत्तान पादासन। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, श्वासों को अंदर भर करके पैरों को उठा दीजिए 30 डिग्री पर और रोक करके रखिए। श्वास अंदर भर करके रोक करके रखिए। इससे पेट कितना ही अपसेट हो ठीक हो जाता है। नाभि धरण दिख जाती है, पीछोटी खिसक जाती है। नाभि की धड़कन नीचे की ओर हो तो दस्त, ऊपर की ओर हो तो कब्ज, दाएं बाएं हो तो तन और मन का, विचारों का, भावों का संतुलन ही बिगड़ जाता है। फिर नीचे आ देखो, आपको अभी हम बता रहे हैं पेट के लिए और पेनक्रियास के लिए आसन। पवन मुक्त आसन के बाद उत्तान पादासन और उत्तान पादासन के बाद अवलोकासन। दोनों हाथ जंघों के ऊपर, पैर भी उठेंगे, सिर भी उठेगा। दोनों तरफ से नाव की तरह शरीर का बैलेंस बनाए। बैलेंस बना के रखा।
नीचे आ जाता है, दोनों तरफ से बराबर संतुलन बना है। अब पैर मोड़ लेते हैं, इसको कहते हैं कंधरासन। कंधरासन या सेतु बंधासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटनों से, टखने के पास से पैरों को पकड़ लेंगे और श्वास अंदर भर के बीच से उठाएं। ऊपर उठाने के बाद कमर पूरी ऊपर उठ गई, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे। ये पेट के लिए, पेट व्यास के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट के लिए भी उपयोगी है। पैर सीधे। अब थोड़ा कठिन आसन है, नाम है पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। दाहिना पैर मोड़ेंगे, घुटना बाहर की ओर निकला हुआ, दोनों हाथों को बीच से ऐसे लेंगे, अंगुली को अंगुलियों में डाल लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, पंजे को पकड़ लेंगे। अब श्वास बाहर छोड़ करके पैर को खींचना और पैर का अंगूठा नासिका से लगाना। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। हो गया। फिर दूसरे पैर से, नहीं भी हो तो कोशिश तो कीजिए, उससे भी पूरा लाभ मिलेगा। दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को तलवों से मिला लें, पैरों को खींचेंगे। पैर के अंगूठे नासिका से लग जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, हो जाए। अब बाएं करवट लेकर के बैठ। ये आसन बताएं हमने आपको डायबिटीज के लिए, पेट के लिए। अब सीधे बैठ जाएंगे। कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, या कंधों में दर्द, ये सब बहुत होता है। उसके लिए दोनों हाथ सामने। जोड़ों में दर्द है तो सारा सूक्ष्म मैन कर लेना, कल बताया था। लौकी का एलोवेरा का जूस पी लेना, गिलोय का जूस पी लेना, गिलोय का काढ़ा बना करके पी लेना। चंद्र प्रभाव की, रुद्रशाम गुगुल, सिंगनाथ गुगुल आदि। थोड़ा आयुर्वेद की औषधियाँ ले लो। हल्दी मेथी सौंफ का पाउडर घर में बना के खा लो, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बहुत जरूरी है। एक अभ्यास से दूसरा अभ्यास है। वैसे जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वे भी ये हल्दी मेथी सौंफ बहुत अच्छा उपाय है दर्दों के लिए। एलोवेरा का जूस ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी ओर से ऐसे ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कंधों के दर्द के लिए। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे उठाने, सिर के पीछे वाले हाथ की कोहनी आ जाएगी। ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बता रहे, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आपको एक एक अभ्यास दो तीन बार आपको करके बता रहे, बाद में आप इसको अधिक बार कर लेना। फिर अगला अभ्यास दोनों हाथ के इंटरलॉक कर दीजिए। हाथों से सिर के, सिर से हाथों के एक दूसरे के एंटी प्रेशर, गर्दन में कंपन सा होगा अपने आप। और इससे गर्दन और कंधों तक की जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। जिनको भी गर्दन में, कंधों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। चार अभ्यास हो गए। पांचवा अभ्यास, ऐसे कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। फिर गर्दन में दर्द है तो गर्दन को ऐसे गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर, दोनों हाथ की अंगूठों को ऐसे निकालना, मुट्ठियां बंद और अंगुलियों को पीछे से ऐसे निकालना। श्वास अंदर भर के हाथों को सामने तान देंगे। मैं बोल रहा था लाइफस्टाइल डिजीज एंड योग, यह आज का हमारा सब्जेक्ट है। आज के लिए सर्वाइकल स्पाइटिस पेन, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, हार्ट प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर भी अब लाइफस्टाइल डिजीज बनता जा रहा है। दोनों हाथ सामने सीधे हो जाते हैं, पीछे से हाथ खुलते नहीं है, कोनियां सीधी, तो हाथों में गर्दन तक, कंधों तक एक जबरदस्त कंपन होता है, उससे ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। हाथ नीचे, ये 7 अभ्यास हो गए सूक्ष्म है। अब घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाए। पहले अर्ध उष्ट्रासन, क्या नाम है आसन का? नाम बोलिए। कमर के लिए आपको अभी अभ्यास बता रहे हैं। कमर में दर्द, बैकएक एक बहुत बड़ी समस्या है। घुटनों में दर्द है तो मैंने कहा हल्की मीठी सूंठ ले लेना, एलोवेरा, चंद्र प्रभाव की आदि ले लेना और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करना, दूर हो जाएगा। ये कमर का दर्द, इसमें भी चंद्र प्रभाव की प्रदर्शन गुलगुल आदि हम देते हैं, लेकिन ये आसन जबरदस्त है, परमानेंट ठीक हो जाता है कमर का दर्द। सांस अंदर भरो, पीछे जाओ। पंजे खड़े हुए, सहज झुके जितना झुक सके, और यदि कर सके तो फिर उष्ट्रासन भी कर ले, पूरे झुके। और झुकना हो तो पंजे भी खोल दें और पूरे ही झुक जाए। आराम से करना, चक्कर नहीं आने चाहिए। अब पंजे खोल के ही रखिए, दाएं हाथ छाती पर, बाएं उसके ऊपर रख लीजिए। अर्ध चंद्रासन कमर के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। पीछे झुकिए जितना हो सके, आराम से। फिर बैठ जाना। 3 तरह के अभ्यास करवा दिए बैठकर। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास, उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। उष्ट्रासन के भी तो 2 अभ्यास हो गए। अब उल्टे लेट जाएंगे। 12 अभ्यास बता रहे कमर के लिए। उल्टे लेट जाइए। किसी को भी कमर में दर्द हो ये कर लेना, और याद रखना यदि कमर में दर्द नहीं है तो भी कर लेना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक पैर को ऐसे पीछे से मोड़ना, सीधा करना, तो दोनों पैरों से एक साथ कर लेना। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे सांस एकदम खुल जाता है। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है। ये सभी अभ्यास आपको भी बता रहे हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। अब भुजंगासन, भुजंगासन की 4 पोज है। थोड़ी मिनट में 2 रुपए पीछे पास में श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठेंगे। श्वास अंदर भर के धीरे धीरे उठेंगे। पूरी कोनियां सीधी नहीं होंगी, ऐसे नहीं होना, इसमें थोड़ी कोनियां बैंड रहे और कमर नीचे टिकी रहे, ऐसे ऊपर देखिए। ये एक अभ्यास हुआ। पहले दिन इसमें थोड़ी देर टिक पाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते। कमर में दर्द होने पर तो 5-10 सेकंड से ज्यादा करीब नहीं पड़ता। ये एक अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे सामने से उठा देंगे। उठाइए सामने से, ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर।
पूरी कोड़ियां सीधी कर देते, ऊपर देखते, पैर पीछे पास में होते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। अब तीसरा अभ्यास भुजंगासन का, दोनों पैरों को भी पीछे से खोल लेंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, तिर्यक भुजंगासन करेंगे। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर दूसरी ओर से फिर नीचे। अब दोनों पैर के पास में, दोनों हाथ उठेंगे, छाती उठेगी, चौड़ी उठ जाएगी ऊपर। ये भुजंगासन का चौथा अभ्यास, पैर पीछे जमीन पर। अब लाइव नहीं करना है। अब सर्वासन की 4 अभ्यास, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर। सर्वासन का पहला अभ्यास, लाइव नहीं कटेगा ना। फिर दूसरे पैर से। पहले दिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते हैं, जितना रोक पाए उतना ही रोके। हर आसन को विधि पूर्वक करना, मैथड ठीक होना चाहिए हमारा। सर्वासन दोनों पैरों से नहीं करते कमर दर्द होने पर। अब दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, सीधा बाएं हाथ पीछे पीठ के ऊपर, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठेगा, क्रॉस करके ऐसे उठाना, थोड़ी देर रोक के रखना। फिर दूसरी ओर क्रॉस करके उठाते हैं, सामने से बायां हाथ, पीछे से दाहिना पैर, फिर दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर रखेंगे, सामने से उठाएंगे, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे, पैर पीछे मिलेंगे। ये 4 अभ्यास हो गए सर्वासन कमर। अब दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे, ये कमर में दर्द बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए अभ्यास बता रहे हैं। दोनों तरफ से जितना हो सके उठाने की कोशिश करना, तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाए। अब सीधे लेट जाए। कमर के लिए बहुत जरूरी अभ्यास, सबसे पहले मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मुड़े हुए, पंजे घुटने पास में, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ। फिर दूसरी ओर से। पहले दिन कमर दर्द के रोगी ज्यादा देर न रोक पाएंगे, धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ेगा। पहले दिन 1-1 बार, फिर 2 बार, 5 बार, धीरे धीरे 10-10 बार तक कर सकते हैं। कमर 100% अच्छी हो जाएगी। मैं कहता हूँ ना, 90% दवाओं से, 90% आप ऑपरेशन से, 99% दवा और ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए घुटनों से, लेकिन घुटने पंजों में फासला। एक तरफ पैर झुकाएंगे, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाए तो दाहिना घुटना जमीन पर आ जाता है, बाएं घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा। फिर दूसरी ओर से फिर तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाहिने पैर को उठाएंगे, बाईं तरफ लेकर के जाएंगे। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है उनका पैर हाथ के पास चला जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में, बाईं तरफ पैर गया तो दाहिनी तरफ गर्दन, फिर वापस। जिनको भी कमर में दर्द है वो जितना कर पाए इतना ही कर पाए, तो थोड़ा सा ले जाए, फिर धीरे धीरे पैर ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे हाथ के पास आ जाए, ऐसे।
ये मरकट आसन आपको करवाया मैंने कमर के लिए। अब अगला अभ्यास अर्ध पवन मुक्तासन। पैर को मोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे, सिर नहीं उठाएंगे। ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक एक पैर को मोड़ना, दूसरे पैर को मोड़ना, दाएं के बाद बाएं पैर को मोड़ा, घुटने को दबाया, घुटने को छाती से लगा देते हैं, सिर नहीं उठाते हैं, कमर दर्द नहीं होता। फिर दोनों पैरों से भी इस अभ्यास को करते हैं। तो बंदी है तो बंद है। इसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। एक पाद उत्तानासन, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। कुछ 30, कुछ 60, कुछ 90 डिग्री पर ऐसे उठा पाएंगे पैर। तो जितना उठा पाए ऐसे पैर को उठाना, नीचे लेकर के आना, आराम आराम से। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द होने पर दोनों पैरों को नहीं उठाते, एक पाद उत्तानासन। फिर कंधरासन या सेतु बंधासन इसको कहते हैं। पैर दोनों मोड़ लेते हैं, या तो एड़ी को छूते हैं अंगुली से, और शरीर हल्का है तो टखने के पास से पैर को पकड़ लेते हैं, बीच से उठा देते हैं और ऊपर रोक करके रखते हैं। ऊपर जाने के बाद श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को खींच लेते हैं। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और अब एक अंतिम अभ्यास, 12 आसन कमर के लिए आपको बता दे रहे हैं। श्वास को अंदर भर के मूलाधार से लेकर के और माने निचले वाले हिस्से से लेकर के, कुल्लों से लेकर के गर्दन तक पूरी कमर को ऊपर उठा देते हैं और फिर नीचे दबा देते हैं। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं कटी उत्तान आसन। इस प्रकार से ये सब आसन करके फिर थोड़ी देर शवासन कर लेना चाहिए। सब आसनों के बाद शवासन में थोड़ा विश्राम करने से सब प्रकार का तनाव और थकान दूर हो जाती है। स्ट्रेस के लिए, फटीग के लिए, इंसोम्निया, डिप्रेशन, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है शवासन, योग निद्रा का अभ्यास। कमर के बाद अब आपको थायराइड के लिए अभ्यास बताते हैं। थायराइड के लिए तो कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन और गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन को घुमाना और एक्यूप्रेशर हम बताते हैं। इन 5 उपायों के अलावा जो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिनको, तो एक तो सर्वांग आसन कर सकते हैं। ऐसे पैरों को उठाना, जितना हो सके धीरे 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 दोनों हाथ कमर के पीछे लगा के और घुटनों को सीधा कर देते हैं। एड़ियां अंगूठे मिलेंगे। थायराइड के लिए ये हलासन, फिर सर्वांगासन, सर्वांगासन और यह हलासन, ये दोनों ही अभ्यास थायराइड के रोगियों के लिए बहुत अच्छे। इससे थायराइड पैराथायराइड बहुत स्वस्थ होता है। और पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगा करके दोनों हाथ कंधों के नीचे लगा करके गर्दन को मोड़ लीजिए। ये मत्स्यासन। कमर के साथ साथ आपको थायराइड के लिए भी अभ्यास बता दिए। सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसे देखो, थायराइड के लिए कपालभाति, उज्जाई, यथाशक्ति योग के, फिर ये सिंहासन, ऐसे सुखासन में या वज्रासन में बैठ के और ऐसे ढाढ़स से एक बार, ये तो सब कर सकते हैं ना। कपालभाति,
उज्जाई, सिंहासन, फिर ये ग्रीवासन है। ऐसे गर्दन को गोल घुमा देते हैं, इससे गर्दन का पूरा व्यायाम हो जाता है। थायराइड पैरा थायराइड पूरी एक्सरसाइज होती है। सांस अंदर भर के रुक जाओ, से रहो, रुक जाओ। ये पहले और थायराइड के लिए बता रहा था। फिर ये अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाना। ये अतिरिक्त आसन मैंने बता दिए थे, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, ये भी अच्छे हैं। उष्टासन जो कर सके तो, चक्रासन, जिससे गले को एक्सरसाइज मिलती है। गले में थायराइड पैराथायराइड होता है, ये दोनों स्वस्थ रहते हैं तो फिर इन दोनों से सिक्रेट होने वाली T3, T4 और TSH जो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्रेन से निकलता है, वो संतुलित हो जाता है। T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है, थायराइड क्यों हो जाता है। तो ये थायराइड के लिए मैंने बताया। आंखों के लिए सर्वांग आसन और शीर्षासन बहुत अच्छे होते हैं। पानी पिया करें ज़्यादा, आंवले का किसी भी रूप में, चाहे आंवले का मुरब्बा है, आंवले का रस है, चाहे आंवले की चटनी है, आंवले का च्यवनप्राश है, आंवले का अमृत रसायन है, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले के किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। यह आंखों के लिए बहुत जरूरी है। जिनके बाल झड़ते हैं तो देखो ये ऐसे कर लिया करो। जिनकी खेती उजड़ गई है उनकी खेती दोबारा से आ जाएगी। थोड़ा प्राणायाम कर लेना, आंवला एलोवेरा का जूस पिया करो। देखो आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, हेल्थ टिप्स देते हैं आपको। अभी छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ये 5 मिनट कर लेना, ऐसा नहीं कि दिन भर इसी में लगे रहे और नाखून ही घिस डाले। 5 मिनट ऐसे करना। हाँ, आपको अब छोटी छोटी हेल्थ टिप्स देते हैं आपको रोगानुसार तो योग बताया है, बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत प्रकार का योग। अब आपको योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को मैं बार बार कहता हूं, हमें अपनी जीवन शैली बनाना है। योग, आयुर्वेद ये हमारी जीवन शैली बन जाए। तो चलिए, आपको कल हम बता रहे थे गिलोय के बारे में। ये गिलोय एक लता होती है ऐसे, इसकी डंडी अभी पूरे हिंदुस्तान भर में वर्षा ऋतु में लगाओ इसको। मैं कहता हूं खाली गिलोय देश के लोग पीना शुरू कर दें, और ज्यादा नहीं, खाली कपाल भाती, अनुलोम विलोम इतना भी योग करना शुरू कर दें तो 99% हिंदुस्तान बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, बुराइयों से मुक्त हो जाएगा, नशे से मुक्त हो जाएगा, हिंसा अपराध से मुक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। एक छोटी सी दवाई है, इसका नाम है गिलोय। क्या नाम है इसका बोलो? अपने बिहार में क्या बोलते हैं? गुड़चो, गुड़चो, गुड़च। तो गुरुजी, गुड़च, कहीं गुरुजी अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं अमृत बल्ली, कहीं दपतिग्गा। इसका संस्कृत में नाम है अमृता। क्या नाम है इसका बोलो? अमृता। अब देखो इसके ऐसे पत्ते होते हैं पान जैसे, ऐसे ये ऐसे इसमें, तो इसके पत्ते पीने की जरूरत नहीं है, इसका इसी का ही लाभ होता है, इसका डंठल का ही। तो ये इसको ऐसे लगा दो जमीन में, ऐसे अपने आप ही ये लता बन जाएगी और आपके पूरे घर में छा जाएगी, पूरे घर में सुंदर भी लगेगी। और रोज इसकी इतनी सी डंडी, ये चिकनी होती है थोड़ी, इतनी सी डंडी रोज ले लो, थोड़ी और मोटी हो जाएगी। ये अंगूठी जितनी मोटी होती है तो ज्यादा लाभ होता है। अब इसके फायदे सुनो, और मैं चाहता हूं कि इस पूरी बरसात की ऋतु में ये तो पूरे देश में मिलती है, इसको बस ऐसे लगा देना, पूरे देश में करोड़ों इसके ये लताएं लगा दो। ये देश को रोग मुक्त करने का बहुत बड़ा अभियान है। अब सुनिए इसके लाभ। जिन बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को खाने की एलर्जी, बच्चों को किसी को वीट से एलर्जी, किसी को चने से एलर्जी, किसी को गेहूं से, किसी को चने से, किसी को दही छाछ से, किसी को नींबू से, किसी को किसी फल से, किसी को मौसम से एलर्जी, किसी फूल से एलर्जी, जो गिलोय पिएंगे उनको एनर्जी पूरी मिल जाएगी और एलर्जी खत्म हो जाएगी। ये बहुत जबरदस्त है सभी प्रकार की एलर्जी के लिए। ब्रोंकल एलर्जी बहुत ज्यादा है, श्वास दमा, कफ,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। अगली बात, जिनको की इम्यूनिटी बहुत वीक है, सुन लो, सब बीमारियों का मुख्य कारण इम्यूनिटी का वीक होना। मैं मानता हूं स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, मैं मानता हूं जेनेटिकली बीमारियां होती हैं, मैं ये भी मानता हूं कि पोल्यूशन से बीमारियां होती हैं, गलत खान-पान से, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस से बीमारियां होती हैं, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि से बीमारियां होती हैं, एयर वाटर सोइल सब कुछ पॉल्यूटेड है, उससे बीमारियां होती हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को कह रहा हूं और अब सब वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं, कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड और जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं, उसका एक मुख्य कारण है इम्यूनिटी का कम होना। इसलिए आजकल देखा होगा आपने, जो अलग अलग प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां एक शब्द प्रयोग करती हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। अरे प्राणायाम कर लो सुबह सुबह, थोड़े लंबे सांस ले लो, ये तो सब कर सकते हैं। कपालभाति, ये 3 प्राणायाम कर लो और गिलोय पी लो। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये 0% हेल्थ बजट का प्रोग्राम है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अपने घर में लगाओ। बोलते बाबा जी हम तो पतंजलि का वो गिलोय का जूस ला के पी लेंगे। आलसियो, अपने घर में लगाओ, सब चीजें पतंजलि के प्रयोग कर लेंगे। अरे पतंजलि की प्रयोग तब करो जब तुम्हें ताजा ना मिले। ताजा एलोवेरा मिल जाता है तो अपने घर में देखो, ये एलोवेरा है, ये जबरदस्त है। एलोवेरा यदि ताजा मिल जाता है, एलोवेरा ताजा मिल जाता है तो ताजा पियो ना, इसका गुद्दा निकाल के उसको मिक्सी में घोट के पी लो, चिपचिपापन खत्म हो जाता है। एसिडिटी एक बार लेने से ही खत्म। और डायबिटीज के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए, आर्थराइटिस के लिए परमानेंट दवा, और सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका जेल चेहरे पर लगाओ और बचपन जैसा सौंदर्य पाओ, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया ना, ये प्रकृति में माँ है। 100 साल तक जैसी माँ की कोख से पैदा हुए थे वैसे की वैसी सुंदरता रहेगी इसके जेल लगाने से। ये तुलसी है, इसके 3 से 7 पत्ते सुबोट करके खा लो, अपने घर में लगा लो। ये अश्वगंधा, इसके 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लो, मोटापा रह ही नहीं सकता। प्रमोद बाबू इधर आओ, ये तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आया, तुम बहुत मुटिया गए हो, इसको खाना। ये ऐसे पत्ते बहुत मिलेंगे इधर, बहुत है, ये पूरे भारतवर्ष में होता है अश्वगंधा। इसके 3-3 पत्ते खा लो और ये एलोवेरा पी लो, ये गिलोय पी लो, मोटा रह ही नहीं सकता कोई आदमी। और गोमूत्र का अर्क पी लो, गोमूत्र का अर्क तो जबरदस्त औषधि है मोटापा के लिए। मैं आपको वापस जो है उसी पर लेकर के आ रहा हूँ, गिलोय पर। ये गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, हमारी घरेलू चीज, हमने गिलोय की गोली भी बनाई है, एलोवेरा का जेल भी बनाया है, ये सब चीजें हम बनाते हैं। लेकिन ये आपके लिए उपहार है, इसको अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब बंटवाना, ये और मिल जाएगा। और ये गिलोय है, ये गिलोय का ना, इसका खूब प्रचार करो। ये गिलोय का, इसका पौधा पूरे बरसात में लगवा दो और जितना ज्यादा हो जाएगा 100-200 हजार कुंटल तो पतंजलि खरीद लेगा, तो लोगों को पैसा भी मिलेगा। पूरे बिहार में गिलोय बो दो, मैं सैकड़ों करोड़ रुपए तो पूरे बिहार को गिलोय से ही दे सकता हूं, गिलोय से। यही इसकी फैक्ट्री भी लगा देंगे। फिर आप गिलोय बो दो, जहां भी पेड़ दिखे, ये जो पेड़ चारों तरफ दिख रहे हैं, इन सब के जड़ में लगा दो, ये ऊपर चढ़ जाएगा, किसी को नुकसान नहीं करता है, किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करता है, सुंदर देखने में लगता है। और ये ले जाओ, इसको रोज इतना सा डंडा, इसको रोज कूट के और पानी में ऐसे बस पानी डाला, अब निचोड़ के पी लिया, नहीं तो उबाल के पी लिया। अब अगली बार आऊंगा तो मेरे जैसे पतला मिलेगा प्रमोद भाई, तो बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे विधायक जी का। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब इसके गिलोय के फायदे सुनो। इससे मोटापा कम होता है, दिमाग में बैठा लो, क्या कम होता है इससे? मोटापा भगाने वाला है ये।
दूसरा, डायबिटीज इससे खत्म हो जाती है। रोज सुबह शाम पियो, डायबिटीज खत्म। कपालभाति और मंडूकासन, बस 2 ही चीजें कर लेना, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। और अगली बात, इससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट गिरने से डेंगू से मौत हो जाती है। किसी किसी के प्लेटलेट तो इतने गिर जाते हैं पूरे शरीर से खून बहने लगता है, ब्लड लीकेज होने लगता है। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए गिलोय एलोवेरा का जूस, थोड़ा अनार उसमें डाल दो, थोड़ा पपीते के पत्तों का रस पिला देते हैं, प्लेटलेट 100% बढ़ जाते हैं और डेंगू से रोगी मरने से बच जाता है। अगली बात, मैंने कहा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और किसी को सर्दी जुकाम तो दूर की बात रही, जिंदगी में तुम्हें बुखार भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे 25 सालों से कभी बुखार भी नहीं हुआ। वैसे तो मुझे बचपन में एक बार पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद योग करना शुरू कर दिया। 9 वर्ष की उम्र से कोई बीमारी नहीं हुई। गुरुकुल में बहुत मच्छर काटते थे, तब थोड़ा बहुत कभी कभी बुखार हो जाता था, क्योंकि मोटे मोटे मच्छर थे, मच्छरदानी लगाते नहीं थे, ऐसे जंगलियों की तरह पड़े रहते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं। बीपी, शुगर, ये तो होगा ही नहीं इससे। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, हाँ अर्थराइटिस भी नहीं होता इससे। एलोवेरा और गिलोय ये दोनों पी लो, अर्थराइटिस का परमानेंट इलाज है। कैंसर नहीं होगा, कैंसर एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कैंसर होने के बाद हमने मिटाया है इससे। जिसका इस शरीर से संबंध रहा, वो दादी करीब 100 साल की होकर के संसार से गई, एक बार भी उसको बुखार भी नहीं चढ़ा जिंदगी में। ऐसा मैं भारत देखना चाहता हूं कि एक बार भी कोई बीमार ही ना पड़े, एक बार भी बीमार। क्यों होना भाई बीमार? सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त ये भी होता है तो अपना कई दिन खराब हो जाता है। बुखार भी ना हो, सिर दर्द भी ना हो, ऐसा ये गिलोय से हो जाएगा, अकेले गिलोय से। इसलिए इसकी महिमा बता रहा हूं। रोज गिलोय पीना और इम्यूनिटी बढ़ाना, अर्थराइटिस मिटाना, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम बुखार, सबका एक समाधान गिलोय। और साथ में एलोवेरा पी लो। तो अर्थराइटिस के लिए एलोवेरा, एसिडिटी के लिए एलोवेरा, स्किन डिजीज के लिए एलोवेरा, कमजोरी के लिए एलोवेरा से बढ़िया कुछ भी नहीं है। रोज इसका जूस पीना। और सुन लो, जिनको ज्यादा अर्थराइटिस हो तो हल्दी मेथी सूट का पाउडर खा लेना। बहुत ज्यादा एसिडिटी तो एलोवेरा का जूस पी लेना और अंकुरित खाना, और खाना चबा चबा के खाना। बिहार के भाइयों बहनों सुन लो, और वैसे पूरे हिंदुस्तान के लोग भी आस्था के माध्यम से सीधा प्रसारण देखते हैं हर रोज। बिहार के लोगों के लिए खास, बिहार के लोग, साउथ के लोग, जहां चावल खाने वाले लोग हैं ना, ये बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। ये बीमारी है सबसे, ऐसे ऐसे खाएंगे कि जैसे चोरी का माल खा रहे हो। और 5 मिनट में तो पूरी थाली साफ 2 किलो की। जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना। जल्दी जल्दी खाने से पेट की बीमारी होती है, पेट मुटिया जाता है। जल्दी जल्दी खाने से शुगर की बीमारी होती है। जल्दी जल्दी खाने से गैस कब्ज एसिडिटी होती है। जल्दी जल्दी खाने से वो हजम पूरा नहीं होता है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। जल्दी जल्दी नहीं खाना, चबा चबा के खाना। खाने में कम से कम 99% रोगी, बिहार की, नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ। चावल खाने वाले तो क्या वो सोचते हैं चावल को बस पका अपने अंदर ही जाना चाहिए। रोटी वालों को थोड़ा बहुत उसको तोड़ना पड़ता है, नहीं तो गले में अटक जाएगी। लेकिन मैं देखता हूं 99% लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना, धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना, और ज्यादा नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। हाँ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना।
बहुत प्यास लगी है तो आधा घंटे बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, 1 घंटे बाद फिर पानी पूरा पीना। दिन में 3 लीटर लिक्विड जाना चाहिए, ज्यादा ही कब्ज हो तो 4 लीटर, इससे ज्यादा लिक्विड भी नहीं जाना चाहिए, कम भी नहीं जाना चाहिए। कम जाएगा तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, हाइपरटेंशन और तरह तरह की डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। ज्यादा जाएगा तो किडनी पर ज्यादा जोर पड़ेगा, कम जाएगा तो फिर किडनी और पेनक्रियास, शरीर, गॉल ब्लैडर साफ ही नहीं होगा तो स्टोन आदि हो जाएगा। 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए, लेकिन खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ और रात को दूध पीना चाहिए। रात को दही विरुद्ध आहार है, रात को छाछ नहीं लेना चाहिए। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। नाश्ता हल्का, दोपहर का खाना जैसा आपका वर्क है अपने काम के अनुसार खाना। हाँ, खाने में अब 5-7 बातें सुन लो ध्यान से। एक जैसे तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक जैसे अनाजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक जैसी दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की दाल खानी चाहिए, इससे अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के अनाज, कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी मकई, कभी जवार, कभी छोलाई, कभी सिंघाड़ा, कभी जौ। अलग अलग प्रकार के अनाज खाने से फिर आपको ये विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया में विटामिन की गोलियां खाई जा रही है, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, ये वो पता नहीं क्या क्या तमाम तरह के धंधे चल रहे हैं। अलग अलग तरह का अनाज खाओ। पहले तो मैंने 18 सालों तक अनाज खाया ही नहीं, फिर जोर जबरदस्ती करके हम कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा खिला दिया, तो मैं एक तरह का नहीं खाता, कभी जौ, कभी चना और कभी मिक्स, ज्यादातर तो मिक्स। कभी अब जैसे अब सर्दी आएगी तो बाजरा, अभी गर्मी है तो जौ बहुत अच्छा होता है, फिर गेहूं, सिंघाड़ा, चोलाई, रागी जो है इधर साउथ में बहुत होता है, इधर पहाड़ में भी बहुत होता है। कहीं कोदो बोलते हैं, कहीं रागी बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम है। बहुत जरूरी है, अलग अलग प्रकार का अनाज खाया करो। एक जैसा अनाज सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो सुबह से शाम तक चावल के पीछे पड़े हुए और चावल भी उल्टा खाते हैं। चावल सफेद वाला चावल खाते हैं, पहले कूट के चावल खाते थे, उसकी पॉलिश नहीं उतरी होती थी। आजकल मशीन में चावल साफ होने लग गया तो सब सफेद सफेद हो गया। ब्राउन राइस खाना चाहिए शुगर वालों को, सुन लो जिनको डायबिटीज है। पतंजलि से हमने ब्राउन राइस भी लॉन्च किया है, और सब तरह के चावल, माने साउथ का सोना मसूरी से लेकर के और गोविंद भोग कतरनी सोनम से लेकर के और सब तरह के बासमती की कई वैरायटी, ट्रेडिशनल बासमती है, 11-21 है, पूषा है, अलग अलग तरह के बासमती, दुबार, तिबार, अलग अलग तरह का बासमती, सब तरह के हमने चावल लॉन्च की। अलग अलग तरह के चावल खाओ, और हो सके तो ब्राउन राइस खाओ। ब्राउन राइस जो है वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, उससे डायबिटीज और सब तरह की प्रॉब्लम्स में आपको फायदा होता है। अगली बात, तेल एक तरह का नहीं। अब बिहार के लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कच्ची घानी का सरसों तेल। अब स्वाद जुबान चढ़ा हुआ। सुनो, एक तो नकली तेल बहुत मिलता है बाजार में। सरसों के तेल में लोग राइस ब्रान ऑयल मिलाते हैं, सरसों के तेल में लोग सबसे घटिया जो तेल होता है वो पाम ऑयल मिलाते हैं। 40 रुपए किलो मिल जाता है, 100-125 रुपए किलो आपको बेच देते हैं। सुनो, याद रख करके, सप्ताह में कम से कम 7 तरह का तेल खाओ। एक दिन सरसों का तेल, एक दिन राइस ब्रान ऑयल, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तो फिजिकल रिफाइंड ऑयल तो खाना ही नहीं चाहिए। सुन लो कान खोल कर। लोग सोचते हैं ये रिफाइंड ऑयल खाएंगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसको रिफाइंड करके उसके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स खत्म कर देते हैं। वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कैटरेक्ट के लिए, बड़ा कैटरेक्ट होता है उससे, हार्ट की प्रॉब्लम होती है उससे, कैंसर तक होता है, इम्यूनिटी घट जाती है उससे, अर्थराइटिस और स्किन प्रॉब्लम और न्यूरो प्रॉब्लम होती है जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं। इसलिए हमने उसका विकल्प तैयार किया। ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल है और इसमें सबसे अच्छा होता है राइस ब्रान ऑयल। अब इस देश को मुझे खाना भी सिखाना पड़ रहा है। बोले बाबा जी आप योग सिखाते ये खाना के बारे में क्यों बोलते हो? अरे कितना ही योग कर लो, यदि तुम्हारा इंटेक आहार फूड अच्छा नहीं होगा तो शरीर अच्छा नहीं हो सकता। बॉडी का रॉ मटेरियल तो फूड है। इस शरीर की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्दी फूड
एंड प्योर ऑक्सीजन। वो तो प्राणायाम से और ध्यान से फिर और भी विचारों का प्यूरिफिकेशन अलग बात है। ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल है राइस ब्रान ऑयल का, और ये इतना जबरदस्त है, ये हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल, जो इसका सेवन करेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं कभी। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और तमाम तरह के कैंसर जैसी बीमारियां, उन सबसे आपको प्रोटेक्ट करता है। फिजिकली रिफाइंड है, इसमें ओरिजिनल होता है, इसमें सारे इसके प्राकृतिक गुण रहते हैं। जब वो केमिकल से रिफाइंड करते हैं सारे साफ हो जाते हैं, सारे प्राकृतिक गुण साफ हो गए तो रिफाइंड ऑयल खाने से फायदा क्या है? खाली एक कुकिंग एजेंट बच जाता है, उसके गुण सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए फिजिकल रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। फिर उसको बोलते हैं, ये तो कच्ची घानी सरसों का तेल है ना, ये 100% प्योर है। सरसों का तेल दो तरह से निकाला जाता है, एक तो केमिकल प्रोसेस से और दूसरा ही कच्ची घानी का। इसमें सरसों को पेलते हैं थोड़ा, उसमें फिर काफी देर तक कोयलों में पेलने के बाद फिर उसका तेल निकालते हैं, ये कच्ची घानी होती है। थोड़ा तेज होता है, आजकल तो लोग इसमें भी केमिकल मिलाने लगे। कच्ची घानी का ऑयल खाओ। फिर इसी को वर्जिन ऑयल बोलते हैं। पहले विदेशों से तेल मंगाते थे लोग, क्या बोलते हैं उसको? ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल, और 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए लीटर ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल से ज्यादा गुणकारी है सरसों का तेल हमारा, इसलिए किसी को ओलिव ऑयल खाने की जरूरत नहीं है। ये बहकावा है, गलत फहमी है। पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ लिटरेट इडियट्स, लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ। ऑलिव ऑयल खा रहे हैं, अरे सरसों का तेल खाओ, राइस ब्रान ऑयल खाओ। फिर ग्राउंड नट, मूंगफली का, वो कोल्ड प्रोसेस से तैयार करते हैं, वर्जिन क्वालिटी का। कोकोनट ऑयल खाओ। अब तो कोकोनट ऑयल का एक और एडवांस वर्जन, उसको बोलते हैं वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल। कोकोनट की कच्ची गिरी से निकालते हैं। अब अमेरिका वाले गाय का घी खाने लग गए, अमेरिका वाले नारियल का तेल पीने लग गए। वो कहते हैं नारियल का तेल तो बहुत अच्छा, पहले इनकी बुराई करते थे तो हिंदुस्तान में घी खाते थे, हिंदुस्तान में नारियल का तेल खाते थे। साउथ की तो पूरी जो खेती, वहां की तो जो पूरे किसानों की आमदनी, उसका तो आधार ही वहां का तो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत जबरदस्त होता है। हमारे वाले इधर क्या करते हैं, खाली सर में लगाते हैं, सर में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक दिन कोकोनट ऑयल खाया करो, एक दिन राइस ब्रान ऑयल खाया करो, एक दिन ये सरसों का तेल खाया करो, एक दिन फिर सोयाबीन खाया करो, एक दिन फिर मूंगफली खाया करो, एक दिन फिर तिल का तेल खाया करो, अलग अलग। फिर सूरजमुखी का खाया करो। ये सारे तेल पतंजलि ने निकाल दिए, एक तो बाकी है, वो भी 1 महीने 20 दिन में सबको मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बदल बदल के तेल खाने चाहिए, एक जैसा तेल हर रोज नहीं खाना चाहिए। कुछ कहते हैं जी क्या करें, आदत पड़ गई, साउथ के लोगों को आदत पड़ गई नारियल के तेल में ही सब चीजें पकाने की। इधर बिहार और झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट और पहाड़, और ये हरियाणा और ये पूरा उत्तर भारत, ये सरसों का तेल ज्यादा खाता है। उधर होता भी है, अच्छा भी है, शरीर में गर्मी भी रहती है। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, सब तरह के तेल। फिर बीच में सोयाबीन के बारे में लोगों ने बहुत बताया, लेकिन सोयाबीन को भी केमिकल से रिफाइन करते थे, सब कुछ नष्ट। लेकिन अब हमने फिजिकली सोयाबीन का ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल, ये फिजिकली रिफाइंड किया हमने, वो आपको दिया, ये खाना चाहिए। अलग अलग तरह के तेल, फिर मूंगफली का तेल और कपासिया का तेल, ये जो कॉटन सीड होता है उसका भी तेल बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तेल किसका खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, ये पाम ऑयल। अब बताओ, पूरा हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है और तेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, 1-2 चम्मच बहुत हो गया। पाम ऑयल तो देखो, मैं पाम ऑयल का इसलिए विरोधी हूँ, एक तो उसमें वो हेल्दी बहुत ज्यादा है और दूसरा उससे सारा पैसा हिंदुस्तान का बाहर जाता है। तो मैं कह रहा था, एक जैसे तेल का हर रोज रसोई में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जैसा चावल नहीं, एक जैसा अनाज नहीं, एक जैसी दालें नहीं, और एक जैसी रसोई भी नहीं। किसी दिन अंकुरित खाओ, किसी दिन दलिया खाओ, किसी दिन जो है खिचड़ी खाओ, किसी दिन रोटी खाओ, अलग अलग चीज, अलग अलग सब्जियां, ये बहुत जरूरी है। और ये ना होने से ही शरीर में कई तरह की कमी हो जाती है और शरीर बीमार हो जाता है। और अगली बात,
हर रोज कुछ चीजें जरूर खाओ आयुर्वेद की, तो 100 साल तक तुम स्वस्थ रहोगे। क्या? रोज तुलसी के 3 से 5 पत्ते तोड़ करके, धो करके और इसको निकल जाओ, तो जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं होगा, सर्दी जुकाम एलर्जी नहीं होगी, और किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया का वायरस का असर नहीं होगा। एक और खास बात, भाई देखो, मैं लहसुन प्याज हमारे यहाँ संस्था में भी प्रयोग नहीं होता, हमारे गुरुकुल में भी प्रयोग नहीं होता था, माने थोड़ा उसमें दुर्गंध आता है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, लहसुन जबरदस्त औषधि है। लहसुन सुन लो सब। और कैसे खाना लेके, रसोई में लहसुन प्याज डालने से ना बदबू पूरे घर में हो जाती है, अच्छा नहीं। इसका मैं सही तरीका बताता हूं। और जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा, वो तो रोज खाया करो। कोई धर्म का बंधन नहीं है इसके अंदर, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, ना गीता में, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि लहसुन मत खाओ। अब कुछ धर्म के प्रचारक जो है लहसुन प्याज का बड़ा विरोध करते हैं। मैंने सब धर्मशास्त्र पढ़े हैं और मैंने बचपन से मैं लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया था। फिर मैं कह रहा हूं, आयुर्वेद को पढ़ करके और इसके गुण, इसके लाभ, इसके बेनिफिट जान करके मैंने प्रयोग करवाया। क्या? लहसुन की 3 कली पहले दिन खाओ। जिनको एसिडिटी बहुत रहती है तो 2 ही कली खाना। क्या करना? उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, छोटे छोटे टुकड़े। और जिनको एसिडिटी बहुत होती है, रात को उसको पानी में भिगो देना और सुबह उसको पानी के साथ निकल जाना। और जिनको एसिडिटी नहीं होती है, पानी में भिगोने की जरूरत ही नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। पहले दिन 3 कली और फिर 10-15 दिन, 1 महीने में आप 5 कली भी खा सकते हो लहसुन की। कैसे खाना है? छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उसको सुबह सुबह ऐसे पानी में डाल दो और निकल जाओ, निकल जाते, बांस भी नहीं आएगी। और इससे जिंदगी में आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडाइजेशन की, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, भूख बहुत अच्छी लगेगी। और इससे आपका खून गाढ़ा नहीं होगा। नहीं तो खून गाढ़ा होने से हार्ट में भी रोके आ जाते हैं, ब्रेन में भी ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और हाथों पैरों में भी रोके जाने लग गए, फिर दर्द और बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। शर्त इस स्वाद के चक्कर में मत खाना। लोग ना चटनी बना रहे हैं, टकरा मार रहे हैं, फिर प्याज, लहसुन और प्याज से ना पूरे घर में दुर्गंध भर जाता है। मैं उस देखो अभी भी मैं कहूँगा, वो तो हमको अच्छा नहीं लगता, उससे गुण भी नष्ट हो जाते हैं। लहसुन और प्याज को उबालने से उनके 90% करीब गुण खत्म हो जाते हैं। तो क्या करो? फिर लहसुन तो ऐसे खाना, पहले दिन कितनी, एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो 2 कली और कोई दिक्कत नहीं है तो 3 कली, बाद में 5 कली तक आप खा सकते हो लहसुन की। सुबह सुबह सब खाना शुरू कर दो, किसानों का भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे घर में ये दवाइयां आनी बंद हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई, अर्थराइटिस की दवाई, गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई, फिर जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितनी तरह की समस्याएं, हार्ट अटैक हो जाता है। लहसुन, इसमें 6 के 6 रस होते हैं। आंवला बहुत अच्छा होता है, उस आंवले में 5 रस, इसमें 6 रस, 6 रस होते हैं अकेले इसमें लहसुन में। लहसुन के तो इतने गुण हैं, मैं यदि लहसुन कथा करने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा। लहसुन का प्रयोग करना, लेकिन खाली पेट खाना, गर्म पानी के साथ, या एसिडिटी है तो ताजा पानी के साथ ले लो। अगली बात सुनो, किसी को बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस है, बहुत ज्यादा पेट खराब रहता है, अर्थराइटिस बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड बहुत मोटा है, तो फिर प्याज का रस पियो। प्याज को भी खाने का, लहसुन प्याज जो नहीं भी खाते, कुछ ना वैष्णव होते हैं, कुछ हमारी तरह से धार्मिक लोग होते हैं, योगी होते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मैं उनको तरीका बता रहा हूं, योगियों को भी लहसुन प्याज खाने का। कुछ लोग बहुत नाराज भी हो सकते हैं मुझसे कि बाबा और कुछ बचा ही नहीं था, लहसुन प्याज के पीछे पड़ गए सुबह सुबह। लेकिन भैया ये अच्छी चीज है, इसलिए बता रहा हूं। प्याज को कूट लो, कूट करके उसका रस निकालो और उसको पी लो। जिनको भूख नहीं लगती ना, पहले ही दिन कड़ाके की भूख लगती है। वैसे मैंने प्याज छोड़ दी थी 9 साल की उम्र में, योग करना शुरू किया तभी प्याज छोड़ दी थी। मैंने एक दिन, मैंने कहा मैं बहुतों को बताता हूँ, मैंने एक दिन पी के देखा, और ये साहब ऐसी आग लगती है पेट में। फिर मैंने तो 2-1 दिन पिया, भूख भयंकर लगने लगती। जिनको भूख नहीं लगती ना,
भूख भयंकर लगने लगती है। प्याज को कूट के रस पी लो खाने के 1 घंटे पहले, ऐसी कड़ाकेदार भूख लगेगी, लक्कर पत्थर सब हजम और पेट एकदम फर्स्ट क्लास, सेहत एकदम फर्स्ट क्लास और जबरदस्त कार्यक्रम होता है इससे। तो लहसुन और प्याज खाली पेट लेना, प्याज तो दोपहर के खाने से पहले ले लेना और लहसुन सुबह सुबह नाश्ते के उठते ही पहले ले लो। ये लहसुन और प्याज का आपको प्रयोग बता दिया। किसान परेशान है, प्याज का भाव नहीं मिल रहा, प्याज का भाव बढ़ाने का काम भी बाबा रामदेव करने वाला है। इसके गुण पता हो तो लोग अपने आप खाएंगे प्याज, और जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका रेट बढ़ेगा। हमने लौकी को बताया, लौकी के इतने गुण हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, अनुलोम विलोम करो और पहले दिन से लौकी का जूस पियो, बीपी क्योर, और लगातार प्रयोग करने से हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, स्किन की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती है, कील मुहासे खत्म हो जाते हैं और पूरा शरीर हल्का हो जाता है, मोटापा खत्म लौकी का जूस पीने से। लौकी के भाव बढ़ाए हमने, तो बढ़िया चीज है। पहले बीमार लोग लौकी खाया करते थे, अब 5 स्टार होटल में भी लौकी मिलती है। क्यों? उसके गुण है। मैं विदेशों में गया तो वहां भाव बढ़ा दिया हमने। अब हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से पूरे यूरोप में, अमेरिका में लौकी जाने लगी, वहां लौकी जानते ही नहीं थे लोग। ये बढ़िया चीज है, लौकी रोज खाया करो, सब्जी एक लौकी की जरूर बनानी चाहिए। हाँ, भिंडी खाते हो, भिंडी पेट के लिए अच्छी है, कब्ज दूर होती है, लेकिन जल्दी जल्दी खाने से पेट भारी होता है इसको ना। और आजकल भिंडी को ना खराब करके खाते हैं लोग, एक तो तल के खाते हैं। ये तल के खाने वाला कार्यक्रम, अब कल हम भी गए, सबका प्रसाद रखा था, भोजन रखा था हमारे आदरणीय राधा मोहन जी। अब हमारे लिए वो फूल गोभी लेके आए तल करके। तल के सब्जियां मत खाया करो, भिंडी तल के खाना, और एक तो पूरा भून के उसको कुरकुरा उसको करके कि वो भून देते, पूरा उसका पानी खत्म कर देते हैं, फिर खाते हैं कि क्रंची क्रंची होगी। अरे क्रंची क्रंची होगी तेरी, अब क्रंची क्रंची आने वाली। भून के खाते पूरा उसको कुरकुरा कुरकुरा टाइप कर देते हैं, उसको क्रंची क्रंची कर देते हैं। नहीं, जो है आप भिंडी को जैसे सामान्य सब्जी बनाते हैं छोके खाया करते हैं। और हरी सब्जियां जितनी भी है, चाहे भिंडी है, चाहे लौकी है, चाहे तोरी है, चाहे परवल है, इनको बहुत ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। ज्यादा उबालने से इनके प्राकृतिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, भिंडी, ऐसे कच्ची भिंडी खाओ, अच्छी लगती है। तो चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, देखना कब्ज खत्म हो जाएगी। भिंडी खाने से कब्ज खत्म होती है। भिंडी डायबिटीज को कंट्रोल करती है, भिंडी से ताकत आती है, लेकिन कब? जब चबा चबा के खाओगे तब। अगली बात सुनो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। कुछ चीजों के बारे में हमारी इतनी गलत फहमी है, कुछ पता ही नहीं है। डेली लहसुन प्याज का प्रयोग करना, और बच्चों को भी आदत डाल दो, 1-2 कली खिला दो, आपके 100 साल तक बच्चे बीमारी नहीं पड़ेंगे। कैसे? खाली पेट बच्चों को 2 कली खिला दो। आप देखो, ये अलग अलग जगह इसका प्रयोग देखा गया है। अब जैसे हमारे मुसलमान भाई और भी कुछ बिरादरी हैं, ये कायस्थ लोग और भी कुछ लोग हैं, ये लहसुन बहुत खाते हैं। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, इतने मुर्गे बकरे पता नहीं क्या क्या मांसाहार आदि हमारे मुस्लिम भाई बहुत करते हैं, लेकिन लहसुन खाने की वजह से वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। ये हमारे कायस्थ लोग भी बहुत माल पानी खाते हैं, खाने में इनके पास पैसा भी बहुत है, इधर भी है। अब जिनके पास माल पानी होता है तो श्रीवास्तव आदि लिखते हैं ना, ये सब कायस्थ लोग होते हैं। ये भगवान का भी हिसाब किताब लिखते हैं, बोले ये जो है भगवान के भी लेखराज यही है, लेखा जोखा लिखने वाले, क्या बोलते हैं उसको? चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त बोले हमारे पूर्वज हैं चित्रगुप्त। ये भी ये लहसुन प्याज बहुत खाते हैं, इसलिए हमने देखा है जो लोग लहसुन प्याज ज्यादा खाते हैं उनको हार्ट की, ब्लड प्रेशर आदि की बीमारियां कम होती हैं, लेकिन वो तरीका उनका ठीक नहीं है।
खाली पेट खाना चाहिए। जैसे मारवाड़ी लोग हैं ज्यादातर उसमें वैष्णवादी और अलग अलग, ये लहसुन प्याज कम खाने वालों को हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये रोज खाया करो। अब अगली बात, एलोवेरा जूस रोज पिया करो, आंवला जूस रोज पिया करो, ये गिलोय का जूस रोज पिया करो। ये 3 जूस तो नियम बना लो, मैं रोज पीता हूं। क्यों? मुझे 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे एसिडिटी नहीं है, मुझे आर्थराइटिस नहीं है, मुझे गैस कब्ज नहीं है, लेकिन मैं रोज पीता हूं उनको। क्यों? अब ये पहले मुझे साल में 1-2 बार हल्का सा जो है कफ हो गया, रात दिन हम भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी सोने का ठिकाना नहीं, जागने का नहीं, कभी रात 12 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, फिर 4-5 बजे योग शुरू कर दिया, तो इसमें कभी कभी हमको थोड़ा सा खांसी हो जाती है, तो हमने गिलोय शुरू कर दिया। अब हमको साल में 1 बार भी सर्दी जुकाम नहीं होता, बुखार तो होता ही नहीं, 1 बार भी। और मुझे खांसी होगी तो पूरे हिंदुस्तान को पता लग जाता है। हमें छींक भी आ जाए तो वर्ल्ड की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, योगी हुआ रोगी। अब ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये गिलोय मैंने पीना शुरू कर दिया, रोज गिलोय का काढ़ा पीता हूं, अभी जाते यहां भी पीऊंगा, तो हमारा सेवक को बना के रखता है, गिलोय का काढ़ा मैं रोज पीता हूं। हर मौसम बदलने पर बोलो सबको थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है कि नहीं? अभी जैसे अभी बरसात आएगी, अभी गर्मी जाएगी, बरसात आएगी, थोड़ी सर्द गर्म होगी और गला खराब, खांसी का बड़ होता है कि नहीं होता? अब इसे पीना शुरू कर दो, इसी मौसम में आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा। और मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। फिर जैसे बरसात जाएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर सर्दी जुकाम होगा, फिर सर्दी जाएगी, गर्मी आएगी, फिर सर्दी जुकाम होगा। कम से कम 4 बार सर्दी जुकाम लोगों को होता है। जो गिलोय पिएंगे कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगा, जो एलोवेरा पिएंगे उनको कभी भी आर्थराइटिस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, कोई भी डायबिटीज आदि की समस्या नहीं होगी। जो ये तुलसी के तो 3-5 पत्ते रोज नहीं तो कभी कभी खा लिया करो, ये रोज प्रयोग करना है। तो आज आपको रोज प्रयोग करने वाली औषधियां बता देता हूं। एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, लहसुन, प्याज और इसके साथ साथ रोज प्रयोग करने वाली चीजों में जिनको जो बीमारी है उस तरह के एक रेसिपी बना लो। जिनको आर्थराइटिस है हल्दी मेथी सौंठ लिया करो, एलोवेरा का जूस पिया करो। जिनको एसिडिटी है वो लौकी का जूस या एलोवेरा का जूस पिया करो। जिनको जोड़ों में दर्द है वो हल्दी मेथी सौंठ का सेवन किया करो। जिनको ब्लड प्रेशर है वो लौकी का जूस पिया करो। ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, गैस कब्ज के लिए ये लौकी का जूस बहुत जबरदस्त है। जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय का जूस और मधुनाशिनी ले लो, क्योर हो जाएगी। मैं पूरे देश को सभी रोगों से मुक्त करना चाहता हूं, खाली एक बीमारी से नहीं, सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की बुराइयों से। ये दिनचर्या में इन चीजों को ढाल लो। अलग अलग तेल, अलग अलग अनाज, अलग अलग चावल, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार का, एक जैसा नहीं। जिंदगी में थोड़ा चेंज भी लाया करो, वही उबाऊ चीजें करते रहते हो। अगली बात, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने करनी, ये कुछ नियम बना लो अपने जिंदगी। और दिन भर खुश रहने की आदत डालो। एक बार जरा हाथ उठा करके हंस के दिखाओ, एक बार फिर से, ऐसे एक बार न सुबह सुबह हंस दिया करो और दिन भर खुश रहा करो। कुछ सुबह से शाम तक ऐसे मरू मरू करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दूसरों को भी गुस्सा कराते रहते हैं, खुद भी गुस्से से भरे रहते हैं। और एक बार जोर से ऐसे तालियां बजाना, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। तालियां खड़े होकर के आनंद से, मस्ती से कीर्तन हो जाएगा। अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल, वाणी में अमृत घोलो प्यारे ओम ओम बोल। ये बोल पड़े
सहज सुखरासी, इस छत को भर के नैनन में, इस छत को भर के नैनन में, अमृत के पट खोल प्यारे, अपने माटी में अमृत खोल प्यारे, अपने माटी में अमृत खोल प्यारे, मेरे बहुत बड़े अनमोल प्यारे, अपने माटी में अमृत खोल प्यारे, ओ प्यारे, रोज एक बार ताली बजा लेना। जो ताली बजा लेते हैं ना तो पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है। कल पॉइंट बताए थे ना मैंने, यहाँ थायराइड का, यहाँ किडनी का, यहाँ आंतों का, यहाँ शुगर का, यहाँ पेनक्रियाज का, इधर हार्ट का, इधर फेफड़े का, इधर कान का, इधर आँख का, इधर पेट का, इधर थायराइड का, तो फिर ये सामने स्ट्रेस का, और पीछे से ये दर्दों का, इधर से दर्दों का, यहाँ ये उसका बवासीर का। 2 मिनट ऐसे रोज ताली बजा लिया करो, खुश रहा करो। आज कल से ज्यादा आए और कल समापन है। कल तो ये पूरा पंडाल दोनों तरफ से खोल देंगे, हाँ इधर से भी खोल देंगे। तो आवाज के लिए भी कल, आवाज के भी तुम बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो कल से आवाज की भी व्यवस्था पूरी कर देंगे और एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम ला करके लगा देंगे दोनों तरफ, उधर भी इधर भी दूर दूर तक। तो कल सपरिवार आमंत्रण है, सपरिवार पूरे परिवार के साथ आएंगे कल, ठीक है। तो अभी भी आज भी करीब 4-5 हजार भाई बहनों को खड़ा रहना पड़ा था। और अपने घर से थोड़ा सा आसन ले आइए, अपने घर से आसन ले आइए, क्योंकि अब सबको योगी बनना है। एक बार हमारे सभी मीडिया के भाइयों का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सारे मीडिया के भाइयों ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अरे दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए सब पत्रकार मोतिहारी में, और सारे नेशनल चैनल से लेकर के रीजनल चैनल, और हमारे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज, प्रभात खबर, सहारा आदि सब ने इस हमारे इस योग के अभियान को जन आंदोलन बनाने में बड़ी मदद की। एक बार जोरदार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसमें हमारे आदरणीय श्री राधा मोहन जी और उनके सब कार्यकर्ताओं ने तो सहयोग किया ही, तो उनका मन था कि स्वामी जी महात्मा गांधी के सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इसमें योग ना हो तो फिर जो है जो उत्सव है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें आदरणीय श्री राधा मोहन जी का और उनके सब कार्यकर्ताओं का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। और वैसे तो ज्यादातर उनके सभी कार्यकर्ता वो हमारे शिष्य हो, स्वयं की भी उनकी अनन्य निष्ठा है। और हमारे भाई राकेश जी जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, बहन सुमन जी, वो भी इधर आकर के गए, और अपने भाई रामाशीष जी वो भी बहुत पुरुषार्थ इधर कर रहे हैं। हमारे बहुत ही ऊर्जावान राज्य प्रभारी हैं, पूरे राज्य में उन्होंने योग की अलग जगाई हुई है। 18-18 घंटे योग को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। भाई अजीत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत होनहार युवा है और रात दिन योग की सेवा के इस पुण्य पुरुषार्थ में लगा रहता है। और ये रामाशीष, ये भी युवा है, इसने पूरा जीवन आखिर इकलौता बेटा अपने माँ बाप को और अविवाहित रह करके पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए दे दिया कि योग की सेवा करनी है, गुरु की, राष्ट्र की सेवा करनी है मुझे। ऐसे तमाम कार्यकर्ता, बहन सुधा बहुत ऊर्जा से काम कर रही है। बिहार, झारखंड, बिहार जहाँ भी उनको लगाया जाता है सेवा में, यह बहन बीना जी, भाई प्रकाश जी, अशोक जी, सतीश जी, सुधीर जी, रजनीश, शेखर जी, चंदेश्वरी जी, मदन जी, अजय जी और कमल देव नारायण जी, सब बहुत, और दानदाताओं की भी कमी नहीं है, सब बहुत ऊर्जा से सेवा दे रहे हैं। ऐसे भाई बहनों के 5 संगठन है हमारे, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान, और गांव-गांव तक अभी हम पतंजलि किसान सेवा समिति को भी विस्तार दे रहे हैं, जिससे कि गांव
आर्थिक उनके जीवन में एक समृद्धि आ सके किसानों के जीवन में, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पांचों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने और दाताओं ने, भाई दया सागर जी जो इधर बिहार में पहले नमक का कारोबार करते थे, अब पतंजलि के साथ जुड़ गए और बहुत सेवा करते हैं। एक बार दया सागर जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई हमारे जो है विकास जी और उनके पिता जितेंद्र जी, सबसे पहले हमने इधर कैंप लगाया, कहाँ बेतिया के पास या कहाँ, तो 11 लाख रुपए का दान दिया लगातार छपरा में। तो एकदम जो है टीवी पर देख करके योग करते थे, तब से लगातार कभी 11 लाख कभी 5 लाख दान पुण्य करते रहते हैं कि सेवा में मेरी जो आहुति लगे। और बहुत अच्छे से यहाँ पर भी अभी दिन भर ये 2 चिकित्सालय किधर किधर है, वहां पर ही सामने जो पंडाल बना है वहां पर भी, और इधर बाईं तरफ भी। यहाँ दिन भर जो है जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, कोई भी बड़ी बीमारी है, उसके लिए दिन भर वैद्यों की सेवा की भी व्यवस्था की है। कुछ वैद्य पटना से लेकर के आए, कुछ वैद्य यहाँ से हरिद्वार से सबकी ट्रेनिंग दे करके हमने उनको तैयार किया है। उन सब ने खूब सेवा की है। और यहाँ इसमें सेवा में मैंने कहा भाई जितेंद्र जी, भाई दया सागर जी, और इसके साथ साथ नारायण जी, मधुसूदन जी, निशेष जी, गणेश जी, रोशन जी, अजीत कुमार जी, हमारे ये सब भी लाइफ मेंबर बने। इन्होंने भी 1-1 लाख रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन सबका। और भाई दया सागर जी और जितेंद्र जी ने बड़ा योगदान दिया है, उनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन सबकी ओर से। और श्रीमती गीता जी, शंभू जी, शुभ्रा जी, विनायक जी और बबलू, जमुना और रजनी सादी ने भी जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य था खूब सबने इसमें सेवा दी है। और जो है हमारे भाई राधा मोहन जी के साथ साथ प्रमोद जी, अनुपम जी, जितेंद्र जी आदि हमारे यहाँ के जिला जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं और पूरे पुलिस प्रशासन, सबने भी खूब सेवा की है। अलग अलग सेवाओं में जिस जिसको जहाँ जहाँ लगाया गया है, बहुत श्रद्धा से इसको आगे बढ़ाया है। आगे आपसे मैं आह्वान भी करता हूँ कि ये योग खाली 3 दिन का न रह जाए, योग तो 365 दिन करना है। और आपको भी पतंजलि के साथ जुड़ना है, क्योंकि योग भी करेंगे और बिहार में अब कुछ स्वदेशी उद्योग भी लगाएंगे और यहाँ के युवकों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत दिशाओं से आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा संकल्प है। मैं सबसे 3 संकल्प हर रोज दिलाता हूँ। योग प्रति बनो। क्या प्रति बनो बोलो? योग प्रति, रोज योग करना है। स्वदेशी प्रति, कोई भी विदेशी वस्तु अपने घर में लेकर के नहीं आएंगे। और गौ प्रति, गौ माता की सेवा करना। ये 3 व्रत ले लेंगे तो ही हमारा भारत बहुत आगे आ जाएगा। आज बहुत वक्त हो चला है, मौसम खराब होने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। नुकसान तो ये कि थोड़ा पंडाल गीला हो जाता है, और फायदा ये कि सुबह 8 बजे तक हम योग आराम से करवा लेते हैं। सूर्य देव के सामने बादल छतरी की तरह आकर के खड़े हो जाते हैं। अभी भी देखो इतना दिन चढ़ गया है ऊपर, करीब करीब लग रहा है दोपहर जैसी हो गई है। और इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही है। आप आराम से योगाभ्यास कर रहे हैं, तो सूर्य देव का अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। और हमारे पुलिस प्रशासन वाले, CRPF वाले सब भी आकर के योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे आज जो नहीं आ पाए, कल क्या वार है? शनिवार। कल काकी की और छुट्टी होगी, तो कल दोनों तरफ और पूरा पंडाल बढ़ा दिया जाएगा, पूरा आनंद होगा। और कल योग का महोत्सव होगा, योग का महोत्सव होगा। 21 जून से पहले आपका ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरा रिहर्सल हो जाएगा पूरा। तो कल पूरे परिवार के साथ आएंगे और गांधी मैदान में एक इतिहास बनाएंगे। और यहाँ से जाते जाते फिर कुछ स्वदेशी वस्तु भी आपको लेकर के जाने का अवसर मिलेगा। दोनों तरफ पंडाल में इस तरह का एक पूरा वातावरण बनेगा। तो आइए दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो अब तो घर जाओ। तो अब सब घर लौटेंगे। कल सुबह पूरे परिवार के साथ आएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
मोतिहारी के किसान भाइयों के लिए आज पावन अवसर है कि आज महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के 100वें वर्षगांठ के अवसर पर खुद स्वामी रामदेव जी हम सभी के बीच पधारे हुए हैं और अपने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री व्यक्ति हैं, सभी आसीन हो चुके हैं। मैं इस अवसर पर विशेष समय नहीं लेते हुए माननीय विधायक गोविंदगंज, श्री राजेश कुमार गुप्ता, माननीय विधान पार्षद श्री राजेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष, माननीय मंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। 5 वर्षों में किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का है, विश्वविद्यालय ने, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसको बहुत सारी जनता की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से हम श्री स्वामी रामदेव जी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तमाम सारे किसान भाई जो यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, काफ़ी दूर से चलकर आए हैं, आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस समारोह में आपका हम पुरजोर स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एवं विश्वविद्यालय पूसा पत्रकार, आज हमारे बीच स्वामी बाबा रामदेव जी उपस्थित हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति से जिले के जन समुदाय और हमारे किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके आगमन से जिले में एक ऊर्जा और संचार हुआ है, उसके लिए हम आपके प्रति बहुत ही अनुग्रहित हैं सर।